हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम रूह का सौदा एक रोमांटिक प्रेम कहानी का अंतिम भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रात के करीब 9 बज चुके थे जब सीक्रेट आइलैंड विला के ओपन लॉन में बने उस आलीशान मंडप के भीतर वैदिक मंत्रों की गूंज और भी ज़्यादा गहरी होने लगी थी। समंदर की लहरें जब बाहर चट्टानों से टकरा रही थी तो उनकी मध्यम आवाज़ इस पूरे माहौल को एक अजीब सा सुकून दे रही थी। मन्नत गहरे शुल्क लाल रंग के उस हैवी ब्राइडल लहंगे में सिर पर लाल घूंघट ओढ़े रणविजय के बिल्कुल बगल में बैठी हुई थी। उसकी हथेलियों पर चढ़ा रणविजय के नाम की मेहंदी का चटक लाल रंग और उसकी मांग का सूनापन आज हमेशा के लिए एक पवित्र बंधन में बदलने जा रहा था। रणविजय ने रॉयल व्हाइट और गोल्ड शेरवानी पहन रखी थी और उसका वह 6 फीट 2 इंच का टॉल मस्कुलर वजूद सुबह की कड़क धूप के बाद रात की इस मध्यम लाइट में और भी ज्यादा प्रभावशाली और शांत लग रहा था। पंडित जी ने जैसे ही सिंदूर दान की रस्म का ऐलान किया, मन्नत का दिल उसकी चेस्ट के भीतर तेजी से धड़कने लगा। रणविजय अपनी जगह से उठा और उसने मन्नत के चेहरे से उस हैवी घूंघट को बहुत ही आहिस्ता से ऊपर किया। मन्नत की झुकी हुई घनी पलकें और उसका ब्लश करता हुआ चेहरा देखकर रणविजय की आंखों में एक असीमित पॉजिटिव सुकून फैल गया। उसने अपनी उंगलियों के पोरों पर वह गहरा सुर्ख लाल सिंदूर लगाया लिया और मन्नत की मांग के बिल्कुल बीचों बीच उसे पूरी गहराई से भर दिया। फिर उसने वह कस्टमाइज्ड हीरे का मंगलसूत्र मन्नत के गले में पहनाया। सुमित्रा जी और दाई माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और रुद्र ने दूर खड़े होकर सिर झुका लिया। मन्नत अब ऑफिशियली और अपनी मर्जी से रणविजय सिंह शेखावत की असली पत्नी और उसकी रूह बन चुकी थी। शादी की सारी रस्में और छोटा सा पारिवारिक गेट टुगेदर मुकम्मल होने के बाद जब रात के करीब 11 बज चुके थे तो मन्नत मास्टर बेडरूम का भारी महोगनी दरवाज़ा खोलकर भीतर दाखिल हुई। उसने दरवाज़ा बंद किया लेकिन उसे अंदर से लॉक नहीं किया। वह खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई जहां चांद की ठंडी रोशनी उसके लाल जोड़े पर पड़ रही थी। उसके पैर और उसकी कमर अब पूरी तरह से आज़ाद थे, लेकिन उसकी मांग का यह सिंदूर उसे उसके जीवन के सबसे हसीन सच का एहसास करा रहा था। तभी बेडरूम का दरवाज़ा धीरे से खुला और रणविजय भीतर दाखिल हुआ। उसने अपनी शेरवानी उतार दी थी और वह एक कंफर्टेबल डार्क सिल्क के नाइट वेयर में था। वह भारी सदे हुए कदमों से चलता हुआ सीधे मन्नत के पास आया और उसके ठीक पीछे खड़ा हो गया। मन्नत ने आईने में उसकी गहरी ब्लैक आंखों को देखा जिसमें आज सिर्फ और सिर्फ अपनी अमानत को पा लेने का एक गहरा सुकून था। रणविजय ने मन्नत को अपनी तरफ घुमाया। मन्नत का दिल तेजी से चल रहा था और उसका वह स्वाभिमान संकोच उसके वजूद को घेरे हुआ था। रणविजय कमरे में आते ही किसी मन्नत का हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी पट्टी बंधी हथेली का सॉफ्ट स्पर्श मन्नत की हथेलियों को सहलाने लगा। मन्नत, रणविजय की आवाज़ बेडरूम के सन्नाटे में बेहद भारी, गहरी और मदहोश कर देने वाली थी। आज से तुम मेरी इस सुनहरी जेल की कैदी नहीं हो। मैंने तुम्हें हर एक बंदिश से पूरी तरह आज़ाद कर दिया है, लेकिन आज रात मैं यहाँ शेखावत इंडस्ट्रीज़ के किंग के रूप में नहीं बल्कि तुम्हारे उस रणविजय के रूप में खड़ा हूँ जिसने तुम्हारी इस मोहब्बत के लिए कई सालों का इंतजार किया है। मैं तुम्हारी मर्जी के बिना, तुम्हारी इस परमिशन के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आर यू रेडी मन्नत? रणविजय के मुंह से अपनी सहमति के लिए यह सीधे मैच्योर और सम्मान से भरे लफ्ज सुनकर मन्नत का सारा संकोच पल भर में पिघल गया। वह इंसान जो पूरी दुनिया को अपने पैरों के नीचे रखता था आज मन्नत के एक छोटे से हाँ का वेट कर रहा था। मन्नत की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर रणविजय के चौड़े और फौलादी सीने पर टिका दिया। उसने अपने दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे कस दिए और उसका यह खामोश समर्पण रणविजय को उसका जवाब देने के लिए काफ़ी था। रणविजय के होठों पर एक बेहद खूबसूरत मदहोश कर देने वाली मुस्कान उभर आई। उसने मन्नत को अपनी मजबूत बाहों में हवा में उठाया और उसे बिस्तर की मखमली चादर पर बेहद सावधानी और कोमलता के साथ लेटा दिया, मानो वह दुनिया की सबसे कीमती मूरत हो।
सबसे कीमती मूरत को संभाल रहा हो। वह खुद उसके ऊपर बहुत ही आस्था से झुक गया। मन्नत के लंबे घने काले बाल पूरे सफ़ेद गद्दे पर बिखर चुके थे। रणविजय ने अपना चेहरा थोड़ा सा झुकाया और अपने होंठ बहुत ही जेंटल और फ्रेश अंदाज में मन्नत के होंठों पर रख दिए। उनके बीच कोई जबरदस्ती वाला सीन नहीं था। रणविजय ने मन्नत के निचले होठों को बहुत ही आहिस्ता से अपने होठों के बीच होल्ड किया और उसे बेहद प्यार से स्लो मोशन फ्लो में शक करना शुरू किया। मन्नत के पूरे वजूद में एक अजीब सा मीठा नशा दौड़ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दोनों हाथ रणविजय के चौड़े कंधे पर कस दिए। रणविजय बहुत ही केयरिंग तरीके से इस मोमेंट को आगे बढ़ा रहा था ताकि मन्नत को कोई भी प्रॉब्लम या तकलीफ महसूस ना हो। उसने मन्नत के होठों को चूमते हुए उसकी हर एक सांस को अपने भीतर खींच लिया था। फिर वह धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ा और मन्नत की नाजुक गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ दी। उसने मन्नत की कॉलर बोन के पास बहुत ही जेंटल तरीके से चूमते हुए उसे अपनी दीवानगी का एहसास कराया। रणविजय ने मन्नत की कंफर्ट का पूरा ध्यान रखते हुए बेहद आहिस्ता से उनके बीच की इस अंतिम सीमा को पार किया और मन्नत बिना किसी विरोध के अपनी मर्जी से इस प्यारे और मुकम्मल लव मेकिंग सेशन में पूरी तरह से खोई हुई थी। काफ़ी देर बाद जब रणविजय ने खुद को थोड़ा पीछे खींचा तो दोनों की सांसें हैवी चल रही थी। रणविजय ने मन्नत को मखमली कम्बल उड़ाकर उसे अपनी बाहों के मजबूत घेरे में पूरी तरह समेट दिया। मन्नत चुपचाप उसके साए में सिमट गई और अपना सिर उसकी छाती पर टिकाकर गहरी नींद के आगोश में जाने लगी। सुबह की पहली मध्यम और बेहद खूबसूरत सुनहरी रोशनी जब बिला के मास्टर बेडरूम की कांच की दीवार को पार करती हुई सफ़ेद सॉटन की चादर पर बिखरी तो मन्नत की पलकें धीरे से खुली। कमरे की हवा में अब भी हवन कुंड के मोगरे और चंदन की एक बहुत ही भीनी भीनी महक घुली हुई थी। मन्नत बिस्तर के बीचों बीच लेटी हुई थी और उसके घुटनों तक लंबे घने रेशमी काले बाल पूरी चादर पर इस तरह फैले थे मानो कोई मखमली आंचल हो। उसने अपनी हथेलियों को धीरे से उठाया और सुबह की इस फ्रेश लाइट में अपनी हथेलियों के बिल्कुल बीचों बीच बने रणविजय के नाम की उस मेहंदी के चटक सुर्ख लाल रंग को देखा। वह रंग इस कदर गहरा चढ़ा था मानो उनके इस नए रिश्ते की पवित्रता का साक्षात गवाह हो। मन्नत के चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत कोमल और शर्मीली मुस्कान उभर आई। कल रात की वह मुकम्मल रात जहाँ रणविजय ने उसकी पूरी परमिशन के साथ उसे बिना कोई शारीरिक तकलीफ दिए एक एक मूव को इतनी जेंटल और केयरिंग तरीके से आगे बढ़ाया था, वह सब याद करके मन्नत का दिल एक बार फिर बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसका स्वाभिमान और उसका पुराना संकोच अब रणविजय के इस सच्चे और दीवाने प्यार के सामने पूरी तरह पिघल चुका था। वह आज़ाद होकर भी अब इस इंसान की रूह बन चुकी थी और इस सुनहरी जेल की दीवारें अब हमेशा के लिए एक हसीन आशियाने में बदल चुकी थी। उसने जैसे ही करवट बदलने की कोशिश की उसे एहसास हुआ कि रणविजय अभी उसके बिल्कुल बगल में सोया हुआ था। उसका एक भारी और फौलादी हाथ मन्नत की खाली कमर पर बेहद अधिकार के साथ टिका हुआ था। रणविजय का वह कड़क तीखा और मस्कुलर चेहरा इस वक्त सुबह की इस लाइट पे बेहद शांत और रिलैक्स्ड लग रहा था। उसकी आंखों का वह पुराना खौफनाक गुस्सा इस वक्त पूरी तरह गायब था और वह अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती अमानत को अपने सीने से चिपकाए पूरी तरह से बेफिक्र सो रहा था। मन्नत ने बिना कोई आवाज़ किए अपनी उंगलियों की नोक से रणविजय के चेहरे को, उसके तीखे जबड़े को बेहद आहिस्ता से छुआ। तभी रणविजय की घनी पलकें धीरे से खुली। उसकी वे गहरी स्याह काली आंखें सीधे मन्नत के ब्लश करते हुए चेहरे पर आकर टिक गई। उन आंखों में सुबह की कोई सुस्ती नहीं थी बल्कि वही पुराना अटूर और पजेसिव लव साफ चमक रहा था। गुड मॉर्निंग मिसेस शेखावत। रणविजय की आवाज़ सुबह के सन्नाटे में बेहद भारी गहरी और मदहोश कर देने वाली थी। उसने अपनी पकड़ को मन्नत की कमर पर थोड़ा और मजबूत कर लिया जिससे मन्नत का नाजुक शरीर सीधे उसकी चौड़ी फौलादी छाती से जा चिपका। मन्नत ने इस बार अपनी नजरें नहीं चुराई। उसने अपनी आंखें सीधे उसकी आंखों में गड़ाई। गुड मॉर्निंग रणविजय, तुम सुबह से जाग रहे हो क्या? मैं तो पिछले कई हफ्तों से जाग रहा हूँ मन्नत, लेकिन आज की यह सुबह मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत सुबह है। रणविजय के होठों पर एक बेहद अट्रैक्टिव और मुकम्मल स्माइल आ गई। उसने अपना चेहरा थोड़ा सा टिल्ट किया और अपने होठ मन्नत के माथे पर टिकाकर वहाँ एक गहरा पवित्र किस किया। आज से तुम हर एक बंदी से पूरी तरह आज़ाद हो मन्नत। तुम्हारी यह दुनिया अब सिर्फ और
सिर्फ मेरे इस साए के भीतर महफूज रहेगी। तुम्हें बहुत ज़्यादा घमंड है अपनी इस दीवानगी पर रणविजय। मन्नत ने उसके सीने पर अपनी हथेलियों से हल्का सा दबाव डालते हुए कहा। हालांकि उसकी आवाज़ की कोमलता उसकी रजामंदी को साफ बयां कर रही थी। घमंड नहीं मन्नत, यह मेरा वो राइट है जिसे तुमने खुद कल रात पूरी दुनिया के सामने मुझे सौंपा है। रणविजय ने मन्नत के गाल को अपनी उंगलियों की नोक से सहलाते हुए चढ़ाया। उसकी टोन में जो एक रिझाने वाला लुक था, उसे देखकर मन्नत ने शर्मा कर अपना मुंह कम्बल के भीतर छुपा लिया। रणविजय ने एक हल्का सा ठहाका लगाया और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसने अपना ब्लैक सिल्क का नाइट गाउन पहना और मन्नत को तैयार होने का इशारा करके वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मन्नत ने एक गहरी सांस ली और अलमारी से एक बेहद खूबसूरत पीच कलर का जॉर्जेट सूट निकाला। जब वह तैयार होकर बाहर आई तो कपड़ों के नीचे उसकी खाली कमर और उसके पैरों की सादगी उसे एक नए जीवन का एहसास करा रही थी। उसने अपनी मांग में गहरे लाल रंग का सिंदूर भरा और गले में वह चमचमाता हीरे का मंगलसूत्र सेट करके नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ बढ़ गई। नीचे विला के डाइनिंग हॉल का माहौल आज बहुत ही डोमेस्टिक और लाइवली था। दाई माँ सुमित्रा जी और शारदा दाई रसोई में सुबह की पहली रस्मों के लिए कुछ स्पेशल ट्रेडिशनल डिज़र्ट तैयार कर रही थी। सुमित्रा जी आज पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी थी और उनके चेहरे पर एक माँ का पूरा संतोष साफ दिखाई दे रहा था। मन्नत जैसे ही हॉल के भीतर दाखिल हुई, दाई माँ की नज़रें सीधे उसकी मांग के सिंदूर और उसके खिले हुए चेहरे पर पड़ी। आओ बहू, देखो तुम्हारी माँ सुबह से ही तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का मखाने का हलवा तैयार कर रही है। आज शेखावत साम्राज्य की नई मालकिन का इस विला में पहला सवेरा है। सुमित्रा जी ने मन्नत को अपने गले से लगा लिया। मन्नत, तो खुश है ना बेटा? रणविजय ने कल रात मुझसे वादा किया था कि वह तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ, मन्नत ने अपनी माँ के हाथों को चूमते हुए कहा। उसका पूरा चेहरा शर्म के मारे लाल हो रहा था। तभी पीछे से रणविजय भी सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया। उसने आज एक लाइट ग्रे कलर की कैजुअल शर्ट पहन रखी थी जिसकी आस्तीन कोहनी तक मुड़ी हुई थी और उसका लुक बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। उसने आगे बढ़कर सुमित्रा जी और दाई माँ के पैर छुए। प्रणाम माँ। प्रणाम दाई माँ, रणविजय ने अपनी कड़क लेकिन बेहद आदरणीय आवाज में कहा। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। सुमित्रा जी ने रणविजय के सिर पर हाथ रखा और फिर शारदा ताई की तरफ देखा। शारदा ताई, जरा वो चांदी की थाली लेकर आना। आज हमारी नई बहू की पहली रसोई की रस्म है। मन्नत आज सब मीठा बनाएगी। रणविजय ने मन्नत की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुराना शरारती और चिढ़ाने वाला लुक वापस आ चुका था। वह जानबूझकर सुमित्रा जी के सामने मन्नत के और करीब आया। उसने मन्नत की पतली कमर में अपनी उंगलियां डाली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। माँ, मन्नत मीठा बनाएगी वह तो ठीक है, लेकिन कल रात की उस एक्सीडेंट वाली पैनिक कॉल के बाद मुझे लगता है इसे आज थोड़ा आराम मिलना चाहिए। सुबह से मुझसे बात करने में भी शर्मा रही है। मन्नत ने सुमित्रा जी के सामने इस सिचुएशन से बचने के लिए रणविजय की उंगलियों को काटने की कोशिश की, लेकिन रणविजय की पकड़ मजबूत थी। मन्नत अंदर ही अंदर प्यार वाले गुस्से से चिढ़ रही थी। रणविजय, प्लीज शांत रहो। माँ और दाई माँ के सामने तुम क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं मन्नत, मैं तो बस माँ जी को बता रहा हूँ कि तुम्हारी यह कॉल बयां कर रही थी कि तुम्हें भी अब इस रणविजय सिंह शेखावत की परछाई की आदत हो चुकी है। रणविजय ने सुमित्रा जी के सामने मन्नत के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर फुसफुसाया। दाई माँ और सुमित्रा जी दोनों की हंसी पूरे डाइनिंग हॉल में गूंज उठी। सुमित्रा जी, इन दोनों का यह नोक झोंक तो आज अब रोज का ड्रामा होगा। बाबा जब भी ऑफिस से थक कर आएंगी, छोटी बहू को परेशान करके ही उनकी सारी थकान दूर होगी। दाइमा ने माहौल को और भी ज़्यादा लाइवली बना दिया। ब्रेकफास्ट के बाद रणविजय अपने टैबलेट पर कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने के लिए लिविंग एरिया में बैठा था जब रुद्र बेहद गंभीर और प्रोफेशनल चेहरे के साथ भीतर दाखिल हुआ। सर, दिल्ली की लीगल टीम की तरफ से फाइल क्लोजर रिपोर्ट आ चुकी है। जयवर्धन सिंघानिया और शेखावत खानदान के उन गद्दार बोर्ड मेंबर्स के सारे एसेट्स अब ऑफिशियली हमारे नाम ट्रांसफ़र हो गए हैं। बाहर की दुनिया में अब हमारा कोई भी दुश्मन एक्टिव नहीं बचा है। सारा खतरा पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। रणविजय ने अपनी गहरी आंखें उठाई। उसके चेहरे पर शेखावत इंडस्ट्रीज के किंग का वही कड़क रौब वापस आ चुका था। बहुत अच्छे रुद्र, अब जब बाहर का पूरा थ्रेट न्यूट्रलाइज हो चुका है तो हमारे इस आइलैंड विला पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। रुद्र, कार और प्राइवेट चॉपर रेडी करो।
हम कल सुबह ही मन्नत और माँ जी को लेकर वापस शेखावत मैंसन लौट रहे हैं, जहाँ मन्नत पहले रहती थी। उस पैलेस में अब हमारी नई लाइफ की शुरुआत होगी। मेरी जागीर का स्वागत उस हवेली में पूरे रीति रिवाजों के साथ होना चाहिए। जी सर, सारे अरेंजमेंट्स पूरे हो चुके हैं। रुद्र ने सिर झुकाया और बाहर निकल गया। रणविजय ने मुड़कर मन्नत की तरफ देखा, जो सीढ़ियों के पास खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। वह मन्नत के पास आया और उसकी कलाई को थाम लिया। कल हम वापस अपने घर जा रहे हैं मन्नत। शेखावत मैंसन अब तुम्हारे लिए कोई जेल नहीं होगा, वह तुम्हारी इस किंगडम का मेन पैलेस होगा। मन्नत ने एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि शेखावत मैंसन का वह अतीत बहुत डार्क था, लेकिन रणविजय के इस प्रोटेक्टिव साय के साथ वह दुनिया की किसी भी जगह पर खुद को पूरी तरह से सेफ महसूस कर रही थी। उसने अपना सिर रणविजय के चौड़े सीने पर टिका दिया और समंदर की लहरों का शोर विला की दीवारों से टकराकर शांत होने लगा। अगली सुबह शेखावत मैंसन का माहौल किसी उत्सव जैसा था। विला से निकलने के बाद जब रणविजय का गाड़ियों का पूरा सिक्योरिटी काफिला हवेली के विशाल लोहे के गेट के भीतर दाखिल हुआ, तो मन्नत का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। लेकिन इस बार उस धड़कन में कोई खौफ या बेबसी नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत का पूरा उत्साह था। पूरे मैंसन को लाल और सफ़ेद गुलाब के फूलों से सजाया गया था और हवेली के सारे पुराने सर्वेंट्स कतार में खड़े अपनी नई मालकिन का स्वागत करने के लिए तैयार थे। रॉल्स रॉयस कार जैसे ही मुख्य प्रवेश द्वार पर आकर रुकी, रुद्र ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। रणविजय कार से बाहर निकला। उसने अपने 3 पीस सूट को ठीक किया और बेहद अधिकार के साथ मन्नत का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। मन्नत के लाल जोड़े का घेरा और उसकी मांग का सिंदूर सुबह की धूप में चमक रहा था। सुमित्रा जी और दाइमा पहले ही दूसरी कार से उतर चुकी थी। हवेली के एंट्रेंस पर दाइमा ने चांदी की एक आलीशान थाली हाथ में ली, जिसमें आरती का दिया और चावल रखे थे। उन्होंने मन्नत और रणविजय की नज़र उतारी। छोटी बहू, आज इस हवेली की दहली पर अपना दायां पैर आगे बढ़ाओ और इस शेखावत खानदान की खुशियों की चाबी अपने हाथों में ले लो। मन्नत ने शर्माकर रणविजय की तरफ देखा, जिसने अपनी गहरी ब्लैक आंखों से उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। मन्नत ने जैसे ही अपना दायां पैर आगे बढ़ाया, फर्श पर रखे कुमकुम के थाल से उसके पैरों के लाल निशान मार्बल पर छपते चले गए। वह आज अपनी मर्जी से इस घर की असली मालकिन बनकर भीतर दाखिल हो रही थी। सुमित्रा जी को मैंसन के ग्राउंड फ्लोर पर बने एक बेहद आलीशान न्यूली रिनोवेटेड वीआईपी स्वीट में शिफ्ट किया गया, जहां उनके केयर के लिए सादा ताई भी साथ थी। मैंसन की इस नई वाइफ को देखकर सुमित्रा जी बहुत खुश थी। मैंसन लौटने के ठीक 3 दिन बाद रणविजय ने मन्नत के लिए एक और बड़ा सरप्राइज प्लान किया था। वह उनके हनीमून का ट्रैक था। रणविजय मन्नत को इस शहर की भीड़ भाड़ से दूर स्विट्जरलैंड के आल्प्स पहाड़ों के बीच बसे एक बेहद खूबसूरत और आलीशान प्राइवेट विला में ले जा रहा था। यह एक इंटरनेशनल वीआईपी फॉरेन साइट थी, जहां सिर्फ बर्फ से ढकी चोटियां, शांत वादियां और उन दोनों का यह जुनूनी प्यार मौजूद था। जैसे ही उनका प्राइवेट जेट ज्यूरिक एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, रुद्र ने पहले से ही वहां एक लग्जरी कस्टमाइज एसयूवी कार रेडी कर रखी थी। रणविजय मन्नत का हाथ थामे हुए उस बर्फीली वादियों के बीच बने आलीशान कांच के विला के भीतर दाखिल हुआ। विला के भीतर का नज़ारा किसी जन्नत जैसा था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा फायर प्लेस सुलग रहा था, जो उस बर्फीली ठंडक में एक वार्म एहसास दे रहा था। मन्नत ने एक लॉन्ग वाइट फर कोट पहन रखा था और उसके गाल ठंड के मारे बिल्कुल गुलाबी हो चुके थे। वह खिड़की के पास खड़ी बाहर गिरती हुई बर्फबारी को बहुत ही अचरज के साथ देख रही थी। रणविजय भारी कदमों से चलता हुआ उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने अपने मजबूत हाथ मन्नत की कमर पर रखे और उसे पीछे से अपनी चौड़ी छाती से चिपका लिया। कैसे लगी तुम्हें यह जगह मन्नत? रणविजय की आवाज़ उस शांत कमरे में बेहद हॉट और पैशनेट महसूस हो रही थी। यह बहुत खूबसूरत है रणविजय। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बर्फबारी को इतने करीब से देख पाऊंगी, मन्नत ने बिना पीछे मुड़े समंदर जैसी शांत आवाज़ में कहा। रणविजय ने मन्नत को अपनी तरफ घुमाया। मन्नत का यह फ्रेश और बिना किसी वीडियो वाला रूप देखकर उसके भीतर का यह पजेसिव आशिक पूरी तरह से मदहोश हो चुका था। लेकिन इस बार उनके बीच का मोमेंट बहुत ही यूनिक, फनी और बेहद बोल्ड था। जिस रणविजय ने मन्नत के चेहरे को ऊपर उठाया। उसने इस बार मन्नत को सीधे होठों पर टच नहीं किया। उसने मन्नत के नाक को
नाक पर, जहाँ ठंड की वजह से एक हल्की सी लाली छा चुकी थी, अपने होंठ रख दिए। उसने मन्नत की नाक को बहुत ही शरारती अंदाज में अपने होठों के बीच लिया और उसे हल्का सा बाइट किया, जिससे मन्नत के मुंह से एक क्यूट और फनी सी चीख निकल गई। रणविजय, तुम बहुत गंदे हो। नाक पर कोई इस तरह काटता है क्या? मन्नत ने चिढ़ते हुए उसके सीने पर अपनी छोटी सी मुट्ठी से मारा। उसका चेहरा शर्म और इस फनी मोमेंट के मारे पूरी तरह लाल हो चुका था। तुम्हारी इस नाक पर जब गुस्सा आता है तो यह और भी ज़्यादा गॉर्जियस लगती है मिसेस शेखावत। रणविजय ने एक लाउड ठहाका लगाया। मन्नत की इस क्यूट नाराजगी को एंजॉय करते हुए उसे हवा में उठा लिया। उसने मन्नत को सोफे पर धीरे से लिटाया और खुद उसके ऊपर झुक गया। कमरे के भीतर फायर प्लेस की मध्यम पीली रोशनी उनके चेहरे पर चमक रही थी। रणविजय की गहरी काली आंखें सीधे मन्नत के उन गुलाबी कांपते हुए होठों पर टिक गई, जो इस वक्त ठंड और शर्म के मारे थोड़ी से खुले हुए थे। मन्नत ने इस बार बिल्कुल नए मूव के साथ मन्नत के होठों के दोनों कोनों पर अपने होठों का हल्का सा प्रेशर बनाया, जिस उसने बहुत ही स्लो मोशन फ्लो में मन्नत के होठों को चूमना शुरू किया। यह एक बेहद बोल्ड, डीप और मदहोश कर देने वाला टच था, जहां रणविजय मन्नत के मुंह के भीतर की पूरी मिठास को अपनी गहरी सांसों के साथ अपने भीतर सोख रहा था। मन्नत का पूरा वजूद इस नए और अनकंट्रोलेबल पैशन के सामने पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। उसने अपने दोनों हाथ रणविजय के बालों में फंसा लिए और अपनी मर्जी से इस हसीन फॉरेन साइड की पहली रात के रोमांटिक आगोश में पूरी तरह से खो गई। स्विट्जरलैंड की उन बर्फीली और हसीन वादियों में बिताए गए 5 खूबसूरत दिन किसी जादुई ख्वाब की तरह गुजर चुके थे। उन 5 दिनों के भीतर मन्नत और रणविजय ने अपनी जिंदगी के सबसे सुकून भरे बोल्ड लम्हे जिए थे, जहाँ न कोई बंदिश थी, न कोई खौफ था और न ही अतीत का कोई डार्क साया। जब शेखावत इंडस्ट्रीज का वह आलीशान प्राइवेट जेट ज्यूरिख से उड़ान भर कर वापस इस शहर के वीआईपी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, तो खिड़की से बाहर मेंशन की जानी पहचानी सड़कों को देखकर मन्नत के चेहरे पर एक बेहद प्यारी और सुकून भरी मुस्कान तैर रही थी। गाड़ियों का पूरी सिक्योरिटी काफिला जैसे ही शेखावत मेंशन के उस विशाल नक्काशीदार लोहे के फाटकों को पार करके हवेली की पोर्च में आकर रुकी, रुद्र ने तुरंत आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला। रणविजय कार से बाहर निकला। उसने अपने 3 पीस सूट को ठीक किया और बेहद अधिकार के साथ मन्नत का हाथ थाम कर उसे बाहर निकाला। मन्नत ने एक हल्की स्काई ब्लू कलर का सिल्क सूट पहन रखा था, जिसमें उसका चेहरा पूरी तरह खिल रहा था। मन्नत कार से उतरते ही अपनी उस पुरानी आदत के विपरीत एक अजीब से उत्साह के साथ हवेली के मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ दौड़ी। मम्मी, दाई माँ, उसके पैर की पायल की हल्की सी रुनझुन आवाज़ पूरे मैंसन के आलीशान गलियारे में गूंज उठी। लिविंग हॉल में सुमित्रा जी और दाई माँ पहले से ही सोफे पर बैठी उनका वेट कर रही थी। मन्नत को इस तरह खुश होकर दौड़ते हुए आते देख सुमित्रा जी की आंखों में ममतामयी आंसू आ गए। मन्नत ने आगे बढ़कर सीधे अपनी माँ को गले से लगा लिया और फिर दाई माँ के पैर छुए। माँ, दाई माँ, आई मिस्ड यू सो मच, मन्नत ने बच्चों की तरह चहकते हुए कहा। मुझे वहाँ हर वक्त आप लोगों की याद आ रही थी। अरे बस कर मेरी बच्ची, 5 ही दिन तो हुए हैं और तू तो ऐसे कह रही है जैसे वर्षों बाद मिल रही हो। सुमित्रा जी ने हंसते हुए मन्नत के गालों को चूमा। और वैसे भी तेरे साथ रणविजय था तो मुझे पता था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे सुरक्षित खुश जगह पर है तू। तभी रणविजय की भारी और सधे हुए कदमों से चलता हुआ हॉल के भीतर दाखिल हुआ। उसके पीछे 2 गार्ड स्विट्जरलैंड से लाए गए कई आलीशान और महंगे कस्टमाइज गिफ्ट्स बॉक्सेस लेकर आ रहे थे। रणविजय ने आगे बढ़कर सुमित्रा जी और दाई माँ का आशीर्वाद लिया। उसके चेहरे पर शेखावत साम्राज्य के किंग का वही पुराना कड़क रौब था, लेकिन उसकी आंखों में मन्नत को देखकर एक अजीब सा पजेसिव सुकून साफ झलक रहा था। माँ देखिए, मैं आप लोगों के लिए स्विट्जरलैंड से क्या क्या लाई हूँ। मन्नत ने गिफ्ट बॉक्सेस को ओपन करना शुरू किया। ये आपके लिए वहाँ की सबसे प्योर और ट्रेडिशनल वुलन शॉल है और दाई माँ आपके लिए यह खास कस्टमाइज चांदी की नक्काशी वाली पूजा की थाली है और सादा दाई के लिए बहुत सारी वीआईपी डार्क चॉकलेट्स। अरे वाह छोटी बहू, तुम तो हमारे लिए पूरा स्विट्जरलैंड ही समेट लाई हो। दाई माँ ने उस खूबसूरत थाली को देखकर खुश होते हुए कहा। तभी रणविजय ने मन्नत की तरफ देखा और उसके होठों पर एक बेहद डार्क और शरारती स्माइल उभर आई। वह जानबूझकर सुमित्रा जी और दाई माँ के सामने मन्नत के और करीब आया। उसने मन्नत की पतली कमर में अपना हाथ डाला और उसे धीरे से अपनी सीने से चिपका लिया। माँ जी, मन्नत आपके लिए तो शॉल लाई है, लेकिन वहाँ शॉपिंग मॉल में जब यह खुद अपने लिए फर कोट देख रही थी तो इसमें पूरे 3 घंटे लगाए। मुझे तो लग रहा था
कि हमारा जेट यही मिस हो जाएगा। रणविजय, तुम हर वक्त माँ के सामने मेरी शिकायत करना जरूरी समझते हो क्या? मदन ने शर्मा कर और थोड़े से प्यार वाले गुस्से के साथ उसके सीने पर अपनी हथेलियों से दबाव डाला। उसका पूरा चेहरा शर्म के मारे लाल हो चुका था। शिकायत नहीं मन्नत, मैं तो बस माँ जी को बता रहा हूँ कि मेरी बीवी शॉपिंग के मामले में कितना ज़्यादा फीकी है। रणविजय ने एक गहरा सा कड़क ठहाका लगाया, जिससे पूरे हॉल का माहौल बेहद फनी और वार्म हो गया। सुमित्रा जी और दाई माँ दोनों उनकी यह खूबसूरत नोक-झोंक देखकर जोर से हंस पड़ी। समय की रफ्तार को भला कौन रोक सका है? देखते ही देखते शेखावत साम्राज्य की इस हसीन दास्तां में पूरे 2 साल का एक लंबा टाइम बीत चुका था। इन 2 सालों के भीतर मैनसन की दुनिया और उनके बीच का यह डार्क ऑब्सेशन पूरी तरह से एक बेहद खूबसूरत, गहरे और पारिवारिक रिश्ते में बदल चुका था। बाहर की कॉरपोरेट की दुनिया में शेखावत इंडस्ट्रीज अब एशिया की सबसे बड़ी किंगडम बन चुकी थी, लेकिन हवेली के भीतर की हकीकत कुछ और ही थी। आज शेखावत मैंसन का माहौल बहुत ही नाजुक, केयरिंग और हाई अलर्ट पर था। मन्नत इस वक्त अपनी प्रेगनेंसी के 9वें मंथ में थी। उसका पेट काफ़ी ज़्यादा फूल चुका था और इस कंडीशन में उसका पूरा वजूद एक बेहद मासूम और बचकानी हरकतें करने वाले बच्चे की तरह हो गया था। शेखावत साम्राज्य का वह बेरहम किंग रणविजय सिंह शेखावत, जो दुनिया के बड़े बड़े कारपोरेट लीडर्स को अपने पैरों के नीचे झुका देता था, आज मन्नत के सामने खुद पूरी तरह से एक बच्चा बन चुका था। उसने पिछले कई हफ्तों से ऑफिस जाना लगभग बंद कर दिया था और वह अपने लैपटॉप और फाइल्स को बेडरूम्स में ही रिव्यू करता था, ताकि वह हर एक सेकंड मन्नत की नज़रों के सामने रह सके। सुबह के करीब 11 बज चुके थे। मास्टर बेडरूम का नज़ारा देखने लायक था। मन्नत बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसने एक बेहद कंफर्टेबल लूज पेस्टल पिंक कलर का मैटरनिटी गाउन पहन रखा था। उसका चेहरा थोड़ा सा पेल लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में मां बनने की वह अद्भुत चमक और सादगी साफ दिखाई दे रही थी। उसके घुटनों तक लंबे घने काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। मैं यह दलिया नहीं खाऊंगी, मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मन्नत ने अपने दोनों हाथ अपनी छाती पर कसते हुए बच्चों की तरह मुंह फुला लिया। उसके सामने सुमित्रा जी और दाइमा हाथ में चांदी का कटोरा लिए खड़ी थी और उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता और लाचारी थी। अरे मेरी बच्ची, थोड़ा सा तो खा ले। डॉक्टर ने कहा है कि इस 9वें महीने में तुझे अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर तू खाना खाने में इस तरह मुंह बनाएगी तो तेरे भीतर पल रहे उस नन्ही चिराग को ताकत कैसे मिलेगी? सुमित्रा जी ने उसे पुचकारते हुए कहा। नहीं मम्मी, मुझे वो खट्टा वाला अचार खाना है। मुझे यह फीका खाना बिल्कुल नहीं चाहिए। मन्नत ने जिद पकड़ ली और बेड पर थोड़ा सा पीछे खिसक गई। उसकी इस बचकानी जिद के सामने सुमित्रा जी और दाई माँ पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। वे उसे थोड़ा सा डांटने की कोशिश भी करती तो मन्नत की आंखों में तुरंत आंसू आ जाते। तभी बेडरूम का भारी दरवाजा धीरे से खुला और रणविजय भीतर दाखिल हुआ। उसने आज अपना 3 पीस सूट छोड़कर एक बेहद सिंपल और कंफर्टेबल नाइट वाइट लिनन शर्ट पहन रखी थी। उसकी आस्तीन कोहनी तक मुड़ी हुई थी। जैसे ही उसने कमरे के भीतर का यह ड्रामा देखा, उसकी गहरी ब्लैक आंखों में एक बेहद कोमल और पर जैसे सुकून फैल गया। वह भारी सदे हुए कदमों से चलता हुआ बिस्तर के पास आया। क्या बात है माँ जी? मेरी चिड़िया ने फिर से कोई नई जिद पकड़ ली है क्या? रणविजय की आवाज़ बेडरूम के सन्नाटे में बेहद भारी, गहरी और मदहोश कर देने वाली थी। देखो ना रणविजय बेटा, सुबह से इसने खाने की एक बाइट तक मुंह में नहीं ली है। जो भी लाओ सीधे मना कर देती है। हमें तो समझ नहीं आता कि इस लड़की को कैसे समझाएं। दाई माँ ने हार मानते हुए सूप का बाउल साइड टेबल पर रख दिया। आप लोग फिक्र मत कीजिए दाई माँ, आप और माँ जी जाकर थोड़ा आराम कीजिए। मन्नत को खाना खिलाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। रणविजय ने सुमित्रा जी के सिर झुकाकर आशीर्वाद लेते हुए कहा। सुमित्रा जी और दाई माँ मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर चली गई और दरवाजे के बंद होते ही कमरे के भीतर सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज़ बाकी रह गई। रणविजय बिस्तर पर मन्नत के बिल्कुल बगल में बैठ गया। उसने मन्नत के उस फूले हुए पेट पर, जहाँ शेखावत साम्राज्य का आने वाला वारिस और उनका खुद का अंश पल रहा था, अपना मजबूत हाथ बेहद कोमलता से रख दिया। उसकी हथेलियों का वह रफ स्पर्श मन्नत की त्वचा को पार करता हुआ उसे एक अजीब सा सुरक्षित एहसास दे रहा था। तो मिसेस शेखावत, आज फिर से मम्मी को परेशान करने का नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। रणविजय ने अपना चेहरा मन्नत के चेहरे के बिल्कुल करीब लाते हुए अपनी बेहद धीमी और मदहोश कर देने वाली आवाज़ में कहा। रणविजय,
मुझे सच में भूख नहीं है और इसका टेस्ट बहुत गंदा है। मन्नत ने अपनी हिरनी जैसी आंखों में आंसू भरते हुए बेहद मासूमियत से उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। रणविजय के होठों पर एक ऐसी खूबसूरत और गहरी स्माइल उभर आई जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उसने साइड टेबल से चम्मच उठाए, उसमें थोड़ा सा दलिया लिया और उसमें बहुत ही प्यार से फूंक मारकर ठंडा किया। उसने चम्मच को मन्नत के सूखे होठों के पास लाया। यह तुम्हारे लिए नहीं है मन्नत, यह मेरे उस आने वाले अंश के लिए है जो तुम्हारी कोख के भीतर इस वक्त मेरी तरह ही जिद्दी हो रहा है। अगर तुम चुपचाप इसे फिनिश करोगी तो शाम को मैं तुम्हें मैंसन के वीआईपी लॉन में अपने हाथों से वॉक करवाऊंगा। मन्नत ने रणविजय की इस बेहद प्यार भरे और केयरिंग रूप को देखा तो उसका वह सारा गुस्सा और उसकी बचकानी जिद पल भर में पिघल गई। वह जानती थी कि रणविजय उसके इस 9वें महीने में उसकी हर एक छोटी से छोटी कंफर्ट का ध्यान रखने के लिए खुद पूरा बच्चा बन जाता था। उसने कांपते हुए अपने होंठ खोले और उस पहले निवाले को अपने मुंह के भीतर ले लिया। रणविजय ने बहुत ही तसल्ली और प्यार से एक एक चम्मच करके पूरा बाउल मन्नत को अपने हाथों से खिला दिया। जब खाना पूरी तरह खत्म हो गया तो रणविजय ने एक सॉफ्ट टिश्यू पेपर लेकर बेहद कोमलता से मन्नत के होठों के कोनों को साफ किया। उसने मन्नत को बिस्तर पर लेटने का इशारा किया और खुद उसके ऊपर मखमली कम्बल ओढ़ा दिया। वह खुद उसके बगल में लेट गया और मन्नत की खाली कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने साये में समेटते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। मन्नत गहरी नींद के आगोश में जाने लगी थी और उसका दिल यह सोचकर ही गर्व से भर रहा था कि जो रणविजय कभी उसकी आज़ादी का प्रोटेक्टर और किंग था, आज वह उसके आने वाले बच्चे का सबसे बेहतरीन पिता बनने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा था। बेडरूम के भीतर फैली सुबह की मध्यम धूप में मन्नत का वह पेस्टल पिंक मैटर्निटी गाउन उसकी कोमल त्वचा को और भी ज़्यादा ग्लोइंग बना रहा था। रणविजय के हाथों से पूरा दलिया फिनिश करने के बाद वह अब बिस्तर के सिरहाने तकिए का सहारा लेकर बैठी हुई थी। रणविजय ने खाली बाउल साइड टेबल पर रखा और बहुत ही जनरल तरीके से मन्नत के पैरों को अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे सहलाना शुरू किया ताकि 9वें महीने की इस हैवीनेस की वजह से उसकी पैरों की सूजन और दर्द थोड़ा कम हो सके। रणविजय, अब बस भी करो, तुम सुबह से ऑफिस का कोई काम नहीं देख रहे हो। रुद्र भी नीचे कब से तुम्हारा वेट कर रहा है, मन्नत ने बेहद कोमल और धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में अब रणविजय की स्कैरिंग रूप के लिए एक असीमी समर्पण साफ दिखाई दे रहा था। रणविजय ने मन्नत के पैरों को छोड़ते हुए अपनी गहरी काली आंखें सीधे उसके मासूम चेहरे पर टिका दी। उसके होठों पर वही पुराना कड़क और पजेसिव एटीट्यूड लौट आया था। शेखावत इंडस्ट्रीज के मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स मेरे बिना कुछ दिनों तक होल्ड पर रह सकते हैं मन्नत, लेकिन तुम्हारी और मेरे आने वाले अंश की कंफर्ट से बढ़कर मेरे लिए इस पूरी दुनिया में कोई दूसरा काम नहीं है। जब तक तुम पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो जाती, मैं इस मंजिल से बाहर एक कदम भी नहीं रखूंगा। मन्नत ने मुस्कुराकर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर इस बात से बेहद खुश था कि जो इंसान कभी उसे बांध कर रखता था, आज वही उसकी छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखने के लिए खुद पूरा बच्चा बन चुका था। दोपहर के करीब 1 बज चुके थे। मैंसन के आलीशान डाइनिंग हॉल में आज सुमित्रा जी, दाई माँ और शारदा दाई ने मिलकर मन्नत की गोद भराई की रस्म जैसी ही एक छोटी सी घरेलू रस्म रखी थी जिसमें बाहर का कोई भी इंसान इनवाइटेड नहीं था। रणविजय ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि मन्नत की प्रेगनेंसी के इस आखिरी महीने में किसी भी तरह की बाहरी डिस्टर्बेंस या मीडिया स्कैंडल की परछाई भी हवेली के आसपास नहीं फटकनी चाहिए। मन्नत को डाइनिंग टेबल की मुख्य कुर्सी पर बिठाया गया था। उसके सामने उसकी पसंद के सारे खट्टे मीठे पकवान, ताजे फल और दाई माँ के हाथों की बनी मखाने की खीर सजी हुई थी। सुमित्रा जी आज पूरी तरह अपने पैरों पर चलती हुई मन्नत के पास आई और उसके माथे पर चंदन का टीका लगाया। मन्नत, आज मुझे इस तरह आज तुझे इस तरह हंसते खेलते और अपनी गोद में शेखावत खानदान का चिराग लिए देख कर मेरी जिंदगी पूरी तरह सफल हो गई है। सुमित्रा जी की आंखों में राहत और खुशी के आंसू साफ चमक रहे थे। तभी रणविजय भी लिविंग एरिया से उठकर सीधे डाइनिंग टेबल के पास आया। उसने अपनी वाइट शर्ट के आस्तीन को कोहनी तक फोल्ड कर रखा था और उसका वह 6 फीट 2 इंच का टॉल मस्कुलर वजूद सुबह की नोक-झोंक के बाद इस वक्त बेहद हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। वह सुमित्रा जी और दाई माँ के सामने मन्नत के करीब आया और उसकी कुर्सी के पीछे अपनी हथेलियाँ टिकाकर झुक गया। माँ जी, मन्नत सुबह से कह रही थी कि इसे खट्टा अचार खाना है, लेकिन मैंने शारदा ताई को मना कर दिया है क्योंकि डॉक्टर ने इस लास्ट मंथ में ऑयली और स्पाइसी चीज़ों को पूरी तरह से परहेज
रखने को कहा है। अब यह मुझसे सुबह से ही मुंह फुलाकर बैठी है। रणविजय ने मन्नत के गाल को अपनी उंगलियों से हल्का सा पिंच करते हुए सुमित्रा जी से शिकायत की। रणविजय, तुम हर वक्त यहीं पर सब कुछ बचकाना रूप दिखाना जरूरी क्यों समझते हो? मन्नत ने प्यार वाले गुस्से से चिढ़ते हुए उसकी कलाई को हटाने की कोशिश की, लेकिन रणविजय के होठों की स्माइल और चौड़ी हो गई। शिकायत नहीं मन्नत, मैं तो बस माँ जी को बता रहा हूँ कि मेरी बीवी बहुत ज़्यादा जिद्दी होती जा रही है। रणविजय की वह गहरी और मदहोश कर देने वाली हंसी पूरे डाइनिंग हॉल में गूंज उठी। दाई माँ और सादा ताई दोनों उनकी यह खूबसूरत नोक झोंक देकर जोर से हंस पड़ी और पूरे मेंशन का माहौल इस वक्त खुशियों के सबसे हसीन रंग में रंगा हुआ था। डिनर खत्म होने के बाद शाम के करीब 7 बज चुके थे। मेंशन के बाहर रात का डार्क अंधेरा अपना पैर पसार चुका था और लॉन के घने पेड़ों के बीच से ठंडी हवाएं विला की दीवारों से टकरा रही थी। सुमित्रा जी और दाई माँ काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए वे अपने अपने स्वीट्स में आराम करने चली गई थी। मन्नत ऊपर मास्टर बेडरूम में जाने के लिए भारी कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। उसका शरीर 9वें महीने की वजह से काफ़ी हैवी हो चुका था और उसे वॉक करने में हल्की सी प्रॉब्लम महसूस हो रही थी। रणविजय उस वक्त नीचे सर्वर्स रूम में रुद्र के साथ कुछ अर्जेंट लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था। मन्नत ने सोचा कि वह खुद ही धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली जाएगी। वह जैसे ही पहली मंजिल की सीढ़ियों के बिल्कुल किनारे पर पहुंची, तभी फर्श पर सर्वेंट्स द्वारा की गई ताजी पॉलिश और हल्की सी नमी की वजह से मन्नत का दायां पैर अचानक पूरी तरह से फिसल गया। मन्नत का बैलेंस पल भर में बिगड़ गया। रणविजय! मन्नत के मुंह से एक बेहद खौफनाक और चीखती हुई आवाज़ निकली। वह सीढ़ियों के रेलिंग को पकड़ने के लिए झपटी, लेकिन उसका हाथ फिसल गया और वह सीधे कंक्रीट की उन भारी सीढ़ियों के किनारे से स्लिप होकर फर्श की तरफ गिरी। उसका यह हैवी पेट और उसका नाजुक वजूद सीढ़ियों के कड़े पत्थरों से बुरी तरह टकराया। मन्नत की पूरी लोअर बैक और उसकी वेस्ट लाइन पर एक भयानक मस्टर्ड टाइप झटका लगा। आह! मन्नत के मुंह से एक ऐसी दर्दनाक और तड़पती हुई चीख निकली कि पूरा मेंशन उस आवाज से गूंज उठा। उसका पूरा शरीर दर्द के मारे पल भर में सुन्न पड़ गया। उसकी कोख के भीतर एक भयानक मरोड़ और खिंचाव उठा, मानो उसकी सांसें हमेशा के लिए वहीं रुकने वाली थी। उसके गालों पर पसीने की बूंदें उभर आई और वह फर्श पर अपने दोनों हाथों से अपने पेट को कसकर भींचती तड़पने लगी। सर्वर्स रूम्स के भीतर बैठे रणविजय के कानों में जैसे ही मन्नत की वह दर्दनाक चीख गूंजी, उसके हाथों से पेन छूटकर फर्श पर जा गिरा। पल भर में शेखावत साम्राज्य के उस किंग के चेहरे का सारा खून उड़ गया। उसकी गहरी ब्लैक आंखें खौफ के मारे पूरी तरह फैल गई। वह एक पागल तेंदुए की तरह सर्वर्स रूम के भारी दरवाजे को लात मारकर बाहर की तरफ झपका। उसके पीछे रुद्र और पूरा मेडिकल स्टाफ पागलों की तरह कॉरिडोर की तरफ भागा। रणविजय जब सीढ़ियों के पास पहुंचा तो सामने फर्श पर मन्नत को इस कदर खून और दर्द के मरोड़ में तड़पते देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके फेफड़ों की सांसें जैसे गले में ही लॉक हो गई। उसका वह 6 फीट 2 इंच का फौलादी शरीर, जो कभी किसी के सामने नहीं कांपा था, आज मन्नत की यह हालत देखकर थर थर कांपने लगा। उसके चेहरे पर एक ऐसा साइकोपैथिक खौफ और पैनिक ड्रामा छा गया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। मन्नत, मन्नत मेरी जान! रणविजय एक तूफान की तरफ आगे बढ़ा और सीधे फर्श पर मन्नत के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी कांपती हुई बाहों में मन्नत के उस बेबस और तड़पते हुए वजूद को ऊपर उठाया। मन्नत का पूरा चेहरा दर्द के मारे सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी होठों से सिर्फ एक ही मध्यम आवाज़ निकल रही थी, रणविजय, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे बच्चे को। वह रणविजय की शर्ट के कॉलर्स को अपनी उंगलियों में इतनी बेरहमी से भींच रही थी कि उसकी उंगलियों के पोर सफ़ेद पड़ चुके थे। रुद्र, कार इमीडिएटली स्टार्ट करो। शहर की सबसे टॉप न्यूरोलॉजिस्ट और गायनोलॉजिस्ट को अलर्ट करो कि अगर अगले 10 मिनट में पूरा वीआईपी मेडिकल विंग रेडी नहीं मिला तो मैं इस पूरे शहर को शमशान बना दूंगा। रणविजय की आवाज़ में इस वक्त एक ऐसी खौफनाक चीख और पागलपन था कि रुद्र भी डर के मारे कांप उठा। जी सर, गाड़ियाँ रेडी है। रुद्र पागलों की तरफ बाहर पोर्च की तरफ भागा। सुमित्रा जी और दाई माँ भी मन्नत की चीख सुनकर बाहर आ चुकी थी और मन्नत को इस तरह तड़पते देखकर सुमित्रा जी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। लेकिन रणविजय के पास इस वक्त किसी को प्रस्तावना देने का टाइम नहीं था। उसने मन्नत को अपनी मजबूत बाहों में हवा में उठाया। उसका कैजुअल वाइट लिनन शर्ट मन्नत के लाल जोड़े के साथ और उसके दर्द के मरोड़ की वजह से पूरी तरह से क्रश हो चुका था। वह उसे लेकर पागलों की रफ्तार से
दौड़ता हुआ बाहर खड़ी ब्लैक रोल्स रॉयस की पिछली सीट पर दाखिल हुआ। गाड़ियां जैसे ही मैंसन के गेट से बाहर हाईवे की तरफ निकली, रणविजय ने मन्नत को अपने सीने से पूरी तरह कसकर चिपका लिया था। उसका एक हाथ लगातार मन्नत के पेट को बेहद कोमलता से सहला रहा था और उसकी आंखें खौफ के मारे पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। वह मन्नत के चेहरे को चूम रहा था और उसकी आंखों से पहली बार आंसू अविरल बहकर मन्नत के गालों पर गिर रहे थे। कुछ नहीं होगा मन्नत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम बस अपनी आंखें खुली रखो, मेरी तरफ देखो। रणविजय की आवाज में एक अजीब सी तड़प और पैनिक साफ महसूस हो रहा था। शेखावत साम्राज्य का वह किंग, जिस दुनिया का सबसे बेरहम इंसान मानती थी, आज अपनी पत्नी के इस दर्द के सामने पूरी तरह टूट कर बिखर चुका था। उसे इस वक्त अपने उस आने वाले बच्चे से ज़्यादा, शेखावत खानदान के उस चिराग से भी कहीं ज़्यादा मन्नत की जान की टेंशन हो रही थी। वह अपने बच्चे से भी कई गुना ज़्यादा मन्नत के इस वजूद को, उसकी रूह को मानता था। उसकी लाइफ मन्नत की एक एक सांस पर टिकी हुई थी और अगर मन्नत को कुछ हो जाता तो रणविजय सिंह शेखावत खुद को उसी वक्त तबाह कर लेता। मन्नत दर्द की उस भयानक चक्रव्यूह में फंसी हुई थी। उसे अपने कोख के भीतर उठती वह कड़वी लहरें इतनी तेज महसूस हो रही थी कि इस वक्त उसे रणविजय के इस असीमित प्यार और उसके इस पैनिक ड्रामा का पूरा एहसास तो हो रहा था, लेकिन उस जानलेवा दर्द के कारण उसकी जुबान पूरी तरह लॉक हो चुकी थी। वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। कार जैसे ही शहर के उस आलीशान और महंगे प्राइवेट सिटी हॉस्पिटल के वीआईपी एंट्रेंस पर आकर रुकी, रणविजय मन्नत को अपनी बाहों में लेकर सीधे स्ट्रेचर की तरफ भागा। पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ, देश के सबसे बड़े सर्जन्स, पहले से ही कॉरिडोर में अलर्ट पर खड़े थे। सर, आप प्लीज़ बाहर वेट कीजिए, हमें इन्हें तुरंत इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर के भीतर शिफ्ट करना होगा। चीफ गायनेकोलॉजिस्ट ने रणविजय को रोकने की कोशिश की। अगर मेरी मन्नत की सांसों पर एक भी आंच आई, रणविजय ने उस डॉक्टर के कॉलर को अपनी पट्टी बंधी हथेली से इतना बेरहमी से भींचा कि उसकी नसें साफ उभर आई। उसकी आवाज़ में साक्षात मौत का हुक्म था। तो तुम अपनी आखिरी सांस गिनने के लिए तैयार रहना। मुझे मेरी बीवी हर हाल में सही सलामत चाहिए। डॉक्टर्स मन्नत के स्ट्रेचर को लेकर बड़ी तेजी से इमरजेंसी ओटी के भीतर दाखिल हो गए और भारी लोहे के दरवाजे क्लिक की एक ठंडी आवाज़ के साथ रणविजय के चेहरे पर बंद हो गए। रणविजय वहीं कॉरिडोर की कंक्रीट की दीवार के सहारे फर्श पर ढह गया। उसका यह मस्कुलर वजूद आज इस कदर बेबस था कि उसने अपने दोनों हाथों में अपना मुंह छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। रुद्र, सुमित्रा दी और दाई माँ भी अस्पताल के उस कॉरिडोर में पहुंच चुके थे और पूरा एटमॉस्फेयर इस वक्त मन्नत के इस गंभीर और इमोशनल ट्रैक के खौफनाक सन्नाटे में डूब चुका था। अस्पताल के उस आलीशान और सोने वीआईपी कॉरिडोर की कंक्रीट की दीवार के पार पसरा हुआ सन्नाटा इस वक्त किसी गहरे और भयानक कयामत की गवाही दे रहा था। इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर के ऊपर जल रही वह सुर्ख लाल रंग की इन सर्जरी लाइट रणविजय सिंह शेखावत के वजूद को अंदर ही अंदर किसी तेजाब की तरह जला रही थी। शेखावत साम्राज्य का वह किंग, जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, आज अपने दोनों हाथों में अपना मुंह छुपाए फर्श पर बैठा थर थर काँप रहा था। उसके कैजुअल वाइन लिनन शर्ट पर मन्नत के लाल लगे खून के कुछ बारीक सुर्ख धब्बे अब सूख चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर छाई वह कोल्ड और साइकोपैथिक घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। तभी ओटी का भारी लोहे का दरवाजा एक झटके से खुला और चीफ गायनेकोलॉजिस्ट अपने पूरे सर्जिकल स्टॉप के साथ बाहर निकले। उसके चेहरे पर छाई गहरी मायूसी और तनाव को देखकर रणविजय एक भूखे तेंदुए की तरह अपनी जगह से उठा और सीधे डॉक्टर के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसने बिना एक पल गवाए डॉक्टर के एप्रेन के कॉलर्स को अपनी मजबूत उंगलियों के बीच इतनी बेरहमी से भींच लिया कि उसकी हथेली की नसें साफ उभर आई। मेरी मन्नत कैसी है, बताओ मुझे। रणविजय की आवाज़ में इस वक्त साक्षात एक आदमखोर मॉन्स्टर का खौफनाक और हिंसक पागलपन दौड़ रहा था। चीफ डॉक्टर ने घबरा कर अपनी नजरें झुका ली और उनके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। मिस्टर शेखावत, प्लीज़ शांत हो जाइए। मन्नत मैम की अंदरूनी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनकी लोअर बैक और कोख पर एक भयानक मस्टर्ड टाइप झटका लगा है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे पास 100% चांसेस नहीं है कि हम बच्चे और मन्नत मैम दोनों को बचा सकें। इस सिचुएशन में किसी एक को ही चुना जा सकता है। हाँ, अगर ऊपर वाले की कोई असीम कृपा हो तो कोई मिरेकल दोनों की जान बचा सकता है। शट अप, जस्ट शट अप।
रणविजय पूरी तरह से पगला चुका था। उसकी आवाज़ पूरे शांत कॉरिडोर में किसी बिजली की कड़क की तरह गूंजी। उसे शेखावत खानदान के उस आने वाले वारिस की, उस बच्चे की कोई परवाह नहीं थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मन्नत पर था। उसने डॉक्टर को पीछे धकेलते हुए चीख कर कहा, मुझे मेरा बच्चा नहीं चाहिए, मुझे इस शेखावत साम्राज्य का कोई वारिस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ मन्नत हर हाल में जिंदा चाहिए। अगर उसकी एक भी सांस पर कोई आँच आई तो याद रखना, इस पूरे मेडिकल स्टॉप की आखिरी सांस की स्क्रिप्ट मैं खुद इसी वक्त लिख दूंगा। पीछे खड़ी सुमित्रा जी और दाई माँ यह खौफनाक फैसला सुनकर बुरी तरह घबरा गई। सुमित्रा जी रोते हुए फर्श पर बैठ गई और दाई माँ ने अपने कांपते हुए हाथों को जोड़ लिया। रणविजय का पैनिक और उसका हिंसक रूप इस वक्त अपनी आखिरी और सबसे डेंजरस सीमाओं को लांघ चुका था। वह पागलों की तरह ओटी के भारी दरवाजे को धक्का देकर जबरदस्ती भीतर जाने की जिद करने लगा। सर, आप अंदर नहीं जा सकते, यह पूरी तरह से मेडिकल प्रोटोकॉल के खिलाफ है, सर्जरी डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ, डॉक्टर्स और हथियारबंद गार्ड्स ने उसे रोकने के लिए एक पूरा घेरा बना लिया, जिससे रणविजय की उनके साथ एक भयानक और उग्र बहस शुरू हो गई। वह किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। रणविजय बाबा, होश में आओ बच्ची। दाई माँ ने आगे बढ़कर रणविजय की उस घायल और कांपती हुई हथेली को अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम इस तरह पैनिक होकर डॉक्टर का रास्ता मत रोको। अगर तुम अंदर जाओगे तो मन्नत का ध्यान भटकेगा। तुम्हें हौसला रखना होगा। सुमित्रा जी को देखो, वे तुम्हारी तरफ देख रही हैं। बाबा, अपनी मन्नत के लिए शांत हो जाओ। सुमित्रा जी ने भी कांपते हुए रणविजय के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मेरी मन्नत की जिंदगी की डोर इस वक्त डॉक्टर्स के हाथों में है और तेरी यह जिद उसे और खतरे में डाल देगी। तू शांत हो जा, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। मन्नत की माँ और दाई माँ के इन बेहद भावुक और समझाने वाले शब्दों को सुनकर रणविजय का वह फौलादी वजूद पल भर के लिए स्टिल हो गया। उसने एक गहरी हाँफती हुई सांस ली और ओटी के दरवाजे से अपनी पीठ टिकाकर फर्श पर बैठ गया। उसके होंठ बुरी तरह से सूख चुके थे और उसकी आंखें लगातार उस बंद दरवाजे को निहार रही थी। वह समझ चुका था कि इस वक्त उसकी ताकत, उसका यह असीमित घमंड और उसका पैसा भी मन्नत की जान के सामने पूरी तरह से बेबस था। पूरे 2 घंटे इस कॉरिडोर में किसी कयामत के इंतजार जैसे गुजरे। रात के करीब 2:30 बज चुके थे जब ओटी का दरवाजा दोबारा खुला। रणविजय झटके से खड़ा हुआ। उसने देखा कि चीफ डॉक्टर्स बाहर आए, लेकिन वो पूरी तरह खामोश थे। डॉक्टर को इस तरह चुप देखकर रणविजय का पूरा शरीर खौफ के मारे सुन्न पड़ गया। उसे लगा मानो उसका सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। लेकिन इससे पहले कि रणविजय के मुंह से कोई खौफनाक चीख निकलती, डॉक्टर के ठीक पीछे से एक सीनियर नर्स बाहर आई। उस नर्स के हाथों में एक बेहद छोटा, नाजुक और मखमली गुलाबी तौलिए में लिपटा हुआ एक छोटा सा बेबी था। उस बच्चे को देखकर रणविजय को पल भर के लिए कुछ भी समझ नहीं आया। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। उसने उस बच्चे की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली और ना ही उसने नर्स से यह पूछा कि यह किसका बच्चा है या कैसा है, क्योंकि उसके जुनूनी दिल में सबसे ज़्यादा चिंता और बेइंतहा मोहब्बत सिर्फ मन्नत के लिए थी। मन्नत कैसी है? वह ठीक तो है ना? रणविजय ने नर्स को बाईपास करते हुए सीधे डॉक्टर्स की कलाई पकड़ ली। उसकी आवाज़ में तड़प साफ थी। नर्स ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहा, मिस्टर शेखावत, बधाई हो, यह एक बहुत बड़ा मेरिकल है। भगवान की असीम कृपा से मन्नत मैम और बच्चा दोनों पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित हैं। मन्नत मैम ने एक बेहद प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। रणविजय ने हालांकि नर्स की यह बात सुन ली थी, लेकिन फिर भी उसने उस नन्ही बच्ची को गोद में नहीं लिया। बस सीधे डॉक्टर को पीछे छोड़ते हुए पागलों की रफ्तार से ओटी के भीतर उस आईसीयू कैबिन की तरफ भागा जहां मन्नत को शिफ्ट किया गया था। मन्नत अभी पूरी तरह से होश में नहीं आई थी। वह एनेस्थीसिया के असर के कारण बिस्तर पर बेहद बेबस और शांत लेटी हुई थी। उसके घुटनों तक लंबे काले काले बाल सफ़ेद बेड पर बिखरे पड़े थे और उसकी मांग का वह सुर्ख लाल सिंदूर और गले का मंगलसूत्र की सुबह की लाइट्स में चमक रहा था। रणविजय उसके बिल्कुल बगल में बैठ गया। उसने मन्नत की उस गोरी नाजुक हथेली को, जिस पर उसके नाम की मेहंदी का गहरा लाल रंग चढ़ा था, अपने दोनों हाथों के बीच ले लिया और उसे चूमने लगा। उसकी आंखों से पहली बार बेकाबू होकर आंसू का सैलाब बह निकला। वह मन्नत के चेहरे को, उसके माथे को अपनी उंगलियों से सहला रहा था, मानो वह यह कन्फर्म कर लेना चाहता हो कि उसकी रूह अब भी
उसके सामने सुरक्षित थी। वह अपने बच्चे से भी कई गुना ज़्यादा मन्नत के इस वजूद को, उसकी एक एक सांस को मानता था। तभी डॉक्टर्स ने केविन के भीतर आकर रणविजय के कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर शेखावत, मैम अब खतरे से पूरी तरह बाहर हैं। पिछले कुछ घंटों के भीतर उन्हें पूरा होश आ जाएगा। आप प्लीज़ अब रिलैक्स हो जाइए। रणविजय ने राहत की एक बहुत लंबी सांस ली। वह केबिन से बाहर आया, जहां दाई माँ सुमित्रा जी और रुद्र उस नन्ही बच्ची को गोद में लिए रो रहे थे। रणविजय ने आगे बढ़कर सुमित्रा जी और दाई माँ को देखा और फिर पहली बार उसने अपनी उस नन्ही सी बेटी की तरफ अपनी नजरें घुमाई। उस बच्ची का चेहरा बिल्कुल मन्नत की तरह मासूम और उसकी आंखें रणविजय की तरह गहरी और ब्लैक थी। रणविजय ने कांपते हाथों से अपनी बेटी को अपनी मजबूत बाहों में लिया और उस नन्हे से वजूद को अपने सीने से चिपकाते ही उसके जुनूनी दिल के भीतर खुशियों का एक बहुत बड़ा और मुकम्मल ब्लास्ट हो गया। समय की रफ्तार के साथ इस घटना को बीते पूरे 5 दिन हो चुके थे। इस 5 दिनों के भीतर हॉस्पिटल की पीआर और लीगल टीम ने मन्नत की पूरी डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट्स की क्लोजर रिपोर्ट रेडी कर दी थी। मन्नत अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और उसकी अंदरूनी चोटें पूरी तरह से रिकवर हो गई थी। जब रणविजय का गाड़ियों का पूरा सिक्योरिटी काफिला वापस शेखावत मैंसन के पोर्च में आकर रुका तो पूरे मैंसन का नज़ारा देखने लायक था। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि आज शेखावत साम्राज्य के उस नन्हे वारिस का, उस नन्ही परी का घर में पहला गृह प्रवेश था। रुद्र ने कार का दरवाजा खोला और रणविजय ने मन्नत का हाथ थाम कर उसे कार से बाहर निकाला। मन्नत ने अपनी बाहों में अपनी उस नन्ही बेटी को कसकर ले रखा था। हवेली के लिविंग हॉल में एक बहुत ही छोटा और कस्टमाइज्ड नामकरण का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां सिर्फ दाई माँ सुमित्रा जी, शारदा ताई और रुद्र मौजूद थे। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के बाद बच्चे के नाम का अक्षर निकाला। पंडित जी, अक्षर की कोई जरूरत नहीं है। इस बच्ची का नाम मैंने और मन्नत ने बहुत पहले से ही डिसाइड कर लिया था। रणविजय ने मन्नत की पतली कमर में अपना मजबूत हाथ डालते हुए अपनी कड़क और एटीट्यूड से भरी आवाज में कहा। मन्नत ने मुस्कुराकर रणविजय की तरफ देखा और फिर अपनी उस नन्ही परी के चेहरे को चूमते हुए पूरे परिवार के सामने उसका नाम अनाउंस किया, मानवी शेखावत। मानवी, जो मन्नत के मन और रणविजय के रणवी से मिलकर बना था। उसकी इस अनोखी, जुनूनी और मुकम्मल लव स्टोरी उनकी मोहब्बत, उनके प्यार का सबसे खूबसूरत और पवित्र प्रतीक था। सुमित्रा जी और दाई माँ ने खुश होकर पूरे मैंसन में मिठाइयाँ बंटवा दी और रुद्र ने भी अपनी नजर झुकाकर अपनी मालकिन के सामने सिर नवाया। रात के करीब 11 बज चुके थे। नामकरण की सारी छोटी रस्में पूरी होने के बाद पूरा मैंसन एक बार फिर शांत हो चुका था। मन्नत मास्टर बेडरूम की खिड़की के पास बाहर बैठी आसमान के चांद को देख रही थी और मानवी पालने में बेहद चैन की नींद सो रही थी। तभी रणविजय बेडरूम के भीतर दाखिल हुआ। उसने अपना सूट बदल लिया था और अब वह एक कंफर्टेबल सिल्क नाइट वेयर में था। वह भारी सदे हुए कदमों से चलता हुआ मन्नत के बिल्कुल पीछे आया और उसे अपने मजबूत फौलादी साये में पूरी तरह से समेट लिया। उसका हाथ जैसे ही मन्नत की खाली कमर पर गया, मन्नत का पूरा शरीर उसकी उस गर्माहट से सुन्न होने लगा था। अब खुश होना मन्नत, रणविजय ने मन्नत के कान के पास अपनी भारी और मदहोश कर देने वाली आवाज़ में फुसफुसाया। कल तक तुम मेरी सुनहरी जेल की कैदी थी, लेकिन आज तुम्हारी इस कोख ने मुझे मेरा वो अंश दे दिया जिसने इस रणविजय सिंह शेखावत को पूरी दुनिया का सबसे अमीर और मुकम्मल इंसान बना दिया है। मन्नत ने मुड़कर अपनी हिरनी जैसी आंखें सीधे उसकी आंखों में गड़ाई और उसके होठों पर एक बेहद खूबसूरत और सच्ची मुस्कान उभर आई। मैं खुश हूँ रणविजय, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इस खौफनाक सुरक्षा और इस सोने के पिंजरे के पीछे जो तुम्हारा यह अडिग जुनून था, वह मेरी आज़ादी का कातिल नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और मुकम्मल प्रोटेक्टर था। मैं तुम्हारी इस जागीर का हिस्सा बनकर खुद को बहुत खुश नसीब मानती हूँ। रणविजय के होठों पर एक बेहद डार्क, अट्रैक्टिव और जुनूनी स्माइल उभर आई। उसने मन्नत के चेहरे को अपनी हथेलियों में फ्रेम किया। उसने बहुत ही स्लो मोशन फ्लो में बेहद बोल्ड, डीप और मदहोश कर देने वाले अंदाज में अपने होठ मन्नत के होठों की लकीर पर रख दिए और मन्नत बिना किसी विरोध के अपनी मर्जी से इस प्यारे और अमर प्रेम कहानी के अंतिम आगोश में हमेशा हमेशा के लिए समा गई। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी इस प्यारी सी कहानी का अंत होता है। कैसी लगी हमारी ये कहानी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे एक और ऐसी ही प्यार भरी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।